हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जनरल अवेयरनेस की क्विज़ और ये इसका पार्ट 1 है। और ये जो क्विज़ है ये IB ACIO एग्ज़ाम के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। RRB NTPC की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये फ़ायदा करेगी। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर पेपर से भी देखने को मिलेंगे और कुछ करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं जनरल अवेयरनेस के, तो उसमें करंट और जो आपके GS का सेक्शन रहता है तो बराबर मात्रा में भी पूछा जाता है। तो दोनों तरह के क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 3 फ्रीडम फाइटर्स इंक्लूडिंग बिपिन चंद्र पाल, पॉपुलरली नोन एज लाल बाल पाल, हु वर द अदर 2। मतलब लाल बाल पाल के नाम से जो 3 फ्रीडम फाइटर्स को जाना जाता है, तो उसमें एक तो बता दिया गया कि बिपिन चंद्र पाल हैं, बाकी के 2 कौन हैं? तो लाल बाल पाल आप सभी लोग जानते होंगे। यहाँ पे जो लाल है वो किससे रिलेटेड है? वो है लाला लाजपत राय। और जो बाल है वो किससे रिलेटेड है? बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? बी वाला। तो इसमें लाल, बाल और पाल से बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों लोग रिलेटेड हैं और आपको पता होगा ये तीनों का एक ग्रुप बहुत ही फेमस है। आगे बात करते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है गैलन इज कॉमनली यूज्ड। जो गैलन होता है, जो मात्रक होता है गैलन, आप उसका कहाँ प्रयोग करते हैं? तो गैलन का प्रयोग हम जनरली कहाँ पे करते हैं? मेज़र करने के लिए। क्या? वॉल्यूम मेज़र करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही है कि एज अ मेज़र ऑफ वॉल्यूम। आप देखते होंगे अपने इंडिया में तो उतना ज़्यादा प्रयोग नहीं होता, लेकिन आप बाहर के अगर कंट्रीज़ में जैसे USA वगैरह में, वहाँ पे हर एक चीज़ गैलन में ही नापी जाती है। तो ये भी एक बस मात्रक है। जैसे हम लीटर का प्रयोग करते हैं वैसे गैलन का भी प्रयोग होता है। ओके, आगे बात करते हैं अगले सवाल पे। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव फुटबॉल एज देयर नेशनल स्पोर्ट्स। कि राष्ट्रीय जो खेल होते हैं उसके तौर पे कौन सा ऐसा देश है जिसका राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? तो पहला ऑप्शन क्या है? घाना। क्या घाना का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है? जी हाँ। बी ऑप्शन क्या है? हंगरी। हंगरी का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फुटबॉल है? नहीं, हंगरी का जो राष्ट्रीय खेल है वो फुटबॉल नहीं है, बल्कि इसका जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? वो है वाटर पोलो। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए तो बता सकते हैं कि वाटर पोलो है यहाँ का राष्ट्रीय खेल। बाकी अर्जेंटीना और मॉरिशस का जो राष्ट्रीय खेल है वो फुटबॉल ही है। आगे बात करते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। लिखा हुआ है कुरुक्षेत्र द फेमस बैटल फील्ड मेंशन्ड इन महाभारता वॉज लोकेटेड नियर। तो ये आप कह सकते हो कि एक आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड सवाल है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी अगर हो तो आप बता सकते हो। कुरुक्षेत्र की बात करी जा रही है जिसका उल्लेख महाभारत में है, जहाँ पे लड़ाई लड़ेगी, तो भाई वो कहाँ पे है? तो इसमें देखिए लिखा हुआ है रावलपिंडी, मेरठ, न्यू दिल्ली, अम्बाला सिटी। तो अगर आप बात करें तो हरियाणा में है। अभी हरियाणा में किसके पास है इनमें से? तो आप बात करें तो अम्बाला सिटी की अगर बात करें तो ये इसका सही ऑप्शन होगा। वैसे न्यू दिल्ली के भी पास है, अम्बाला सिटी के भी पास है, करनाल के भी पास है, कैथल के भी पास है। जो ऑप्शन में रहे उसको आप टिक कर सकते हो। ओके, आगे बात करते हैं। अगला सवाल क्या है? लिखा हुआ है द मोस्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका सबसे मोस्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का? तो ये होता है CaOCl2। और इसी को किस नाम से जाना जाता है? इसी को नाम से जाना जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से जाना जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग वैसे आप जानते होंगे, और अगर आपसे नाम पूछा जाए ब्लीचिंग पाउडर को किस नाम से जाना जाता है तो आप यही बताएंगे। फॉर्मूला वगैरह अगर कभी पूछा जाए तो आप बता सकते हो, वैसे इतना डीप में जाएंगे नहीं। बाकी RRB में पूछे जा सकते हैं, तो आप जान के रखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है। प्रयोग कहाँ पर होता है? इंडस्ट्रीज़ में होता है। हम लोग आप वैसे भी यूज़ करते हैं घरों में ब्लीचिंग पाउडर का। अगला सवाल क्या है? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ अर्जुन अवार्ड इन क्रिकेट इन 2020। 2020 में अर्जुन अवार्ड किसे दिया गया? तो देखिए अर्जुन अवार्ड आपके ऐसा नहीं केवल क्रिकेट में ही दिए जाते हैं। अर्जुन अवार्ड आपके बहुत सारे आपके जो खेल हैं उसमें दिए जाते हैं। क्रिकेट वगैरह का ज़्यादा हाईलाइट में रहता है तो पूछा जाता है, और ज़रूरी नहीं क्रिकेट से ही पूछा जाए, और भी जो खेल हैं उनसे भी पूछे जा सकते हैं। तो फिलहाल बात करते हैं क्रिकेट की। 2020 में किसको इसको दिया गया है? तो क्रिकेट में 2 लोगों को मिला है, ईशांत शर्मा को भी मिला है, और महिलाओं में मिला है दीप्ति शर्मा को। दोनों लोगों को ही अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है 2020 के लिए। अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन द रोटेशन स्पीड ऑफ शाफ्ट इज कॉल्ड। कि जो शाफ्ट होता है, जो जैसे चक्के की तरह आपकी डिवाइस होती है, तो चलती रहती है, जो रोटेशन स्पीड उसकी नापने के लिए आपने देखा होगा कि
कभी भी किसी की रोटेशन स्पीड नापी जाती है, मान लीजिए जैसे सर्कुलर आपका है, तो इसके बीच में जो शाफ्ट होता है इसी में से इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है, जैसे ये पेन समझो, ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगाया जाएगा, फिर उसी से निकल के आ जाती है उसकी स्पीड की, उसकी रोटेशन पर मिनट या पर सेकंड आपकी कितनी आ रही है। तो ये जो डिवाइस होती है जो नापने का काम करती है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है टैकोमीटर। बी वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है, टैकोमीटर। टैकोमीटर के नाम से जाना जाता है। स्पीडोमीटर आप लोग जानते ही होंगे, स्पीडोमीटर किसे कहा जाता है, कि आप नापने के प्रयोग में रहता है। आगे बात करते हैं, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, स्लेव डायनेस्टी को किसने भाई स्थापित किया था, मतलब गुलाम वंश की स्थापना किसने करी थी? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन ए वाला है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को यह श्रेय जाता है गुलाम वंश की स्थापना करने का। इसको मामलुक जो डायनेस्टी है उस नाम से भी जाना जाता है, खैर हम लोग इसी नाम से जानते हैं, स्लेव डायनेस्टी। और इसके संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? एक्सोबायोलॉजी रिफर्स टू। एक्सोबायोलॉजी, इसका क्या मतलब होता है? व्हाट इज एक्सोबायोलॉजी? तो एक्सो का मतलब क्या होता है? एक्सो का मतलब ऐसी चीज़ जो धरती के बाहर के इन्वायरमेंट की हो। बायोलॉजी का मतलब आप समझते ही हो। तो अगर ये दोनों आप रूट वर्ड की तरह ही आप समझो तो आप बता सकते हो इसका मतलब क्या है? लाइफ इन आउटर स्पेस, मतलब हमारी धरती से बाहर जो जिंदगी है या फिर जीवन है उसका अध्ययन करना, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ कहाँ पे नहीं पाया जाता, वो सारी चीज़ें अध्ययन करना एक्सोबायोलॉजी में आता है। इसका एक नाम और भी है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल है, द स्टडी ऑफ अर्थ इज नोन एज। जो धरती है उसकी स्टडी किस नाम से जानी जाती है? बहुत ही आसान सवाल है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो डी वाला ऑप्शन सही है इसका, जियोलॉजी। ओके, इसमें जैसे इकोलॉजी का मतलब क्या है? ये जो पारिस्थितिक तंत्र होता है इससे रिलेटेड जो आपकी स्टडी होती है। बायोलॉजी का मतलब तो पता ही होगा। एथोलॉजी का मतलब क्या होता है? कि जो एनिमल्स होते हैं उनके बिहेवियर की जो स्टडी होती है। ओके, उसको ये देखो यहाँ पे हिंदी में आपके लिए लिखा भी है, आचार विज्ञान अगर ऐसे कहो तो ये कहा जाता है क्या? एथोबायोलॉजी। लेकिन आपके लिए सही ऑप्शन कौन सा है? जियोलॉजी इसका सही ऑप्शन है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? व्हेन डिड बांग्लादेश बिकम एन इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? कि बांग्लादेश भाई कब जो है एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना। ओके, तो ये कब बना था? तो अगर आपको पता हो, अगर पूछा जाए कि कब इसकी घोषणा करी गई थी स्वतंत्रता की बांग्लादेश की, तो वो करी गई थी 26 मार्च 1971 को। 26 मार्च 1971 तब वहाँ पे घोषणा कर दी गई थी भाई बांग्लादेश अपना एक अलग देश है। फिर उसके बाद वही पाकिस्तानी सेना का अत्याचार वगैरह शुरू हुआ, लेकिन फिर उसके बाद भारतीय सेना के प्रयासों के बाद 16 दिसंबर 1971 को ये जो कह सकते हैं सरेंडर हुआ वो हुआ। फिर उसी के बाद से बांग्लादेश आपका कह सकते हैं पूरी तरीके से एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी बना। स्टार्ट करते हैं। अगला सवाल क्या है? अ पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए बी, मतलब अगर कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी है, तो वो कैसा व्यक्ति होगा? ये तो काफ़ी आसान सवाल है। इसमें एक सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, वो होता है ब्लड ग्रुप और पेरेंट्स को लेकर कि अगर पेरेंट्स आपके ए वाला है, अगर मदर फादर ए है, मदर आपका ओ है, तो जो बच्चे होंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है या फिर क्या नहीं हो सकता। तो इस तरह के सवाल थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं और उनको ही समझना होता है। ऐसे सवाल तो काफ़ी आसान है कि ए बी वाला क्या होता है। तो आपको पता है अगर कोई ए बी ब्लड ग्रुप वाला है तो वो कैसा होता है? यूनिवर्सल रिसीवर होता है। ओके, मतलब वो किसी का भी ब्लड ग्रुप आप उसको चढ़ा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसका, खैर कौन सा सही ऑप्शन होगा? लिखा हुआ है कैन रिसीव ब्लड ग्रुप फ्रॉम एनी ग्रुप, तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है ये इसका सही है कि वो किसी भी ग्रुप से वो ब्लड ले सकता है अगर नीड हो तो। और अगर पूछा जाए कि यूनिवर्सल डोनर कौन होता है तो वो कौन सा होता है? ब्लड ग्रुप ओ, कि ओ वाले जो ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं वो किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। ओके, अगला सवाल क्या है? लिखा हुआ है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है? तो कौन सा ऐसा है भाई? पहला लिखा हुआ है एंड्रॉयड, फिर लिखा हुआ है बाडा, फिर लिखा हुआ है डॉस, फिर लिखा हुआ है सैम्बियन। अब अगर आपको सही तरीके से पता हो, मतलब हो सकता है कि अभी जो नए जनरेशन होते हैं उनको उतना नहीं जानकारी रहेगी बाकी के सिस्टम्स की, थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा ये तीनों एंड्रॉयड, बाडा और ये सिम्बियन, ये तीनों के तीनों ही मोबाइल ओएस हैं। मतलब इनका प्रयोग कहाँ पे किया जाता था या जाता है? मोबाइल जो हम चलाते हैं ना उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम ये है। ओके,
इनमें से केवल एक ही है जो अभी वर्किंग है, वो कौन सा है? एंड्रॉयड। बाकी के ये दोनों लगभग समाप्त हो चुके हैं। अगर आपके पास या आपके घर में पहले नोकिया के फ़ोन हुआ करते थे तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था वो यही होता था, सिम्बियन जो होता था ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। बाडा भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, कोरिया का ये ऑपरेटिंग सिस्टम था, लेकिन धीरे धीरे एंड्रॉयड ने आकर के लगभग सभी को ही ख़त्म कर दिया है। तो आपसे खैर क्वेश्चन क्या पूछा गया? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? डॉस। डॉस जो है ये भाई इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि डॉस का मतलब क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ये आपका क्या है? ये आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है किसका है? ये है पीसी का, मतलब कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मोबाइल का नहीं है। ओके, तो ये रिलेटेड किससे है? पीसी से है। ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस आप देखते होगे हर एक कंप्यूटर में डॉस होता है। ओके, विंडोज़ प्लस आर प्रेस करो आप तो एक आपको रन वाली कमांड ओपन हो जाती है, तो वहाँ से आप ओपन कर सकते हो डॉस को। ओके, जो काला काला पूरा रहता है उसमें सफ़ेद सफ़ेद केवल कमांड लिखनी रहती है ना, वही होता है डॉस। आगे बात करते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द ऑड वन आउट अमंग द फॉलोइंग। इनमें से बताइए भाई कौन सा ऑड वन आउट है? लिखा हुआ है ECS, RTGS, नेफ्ट और EMI। तो ECS, RTGS, नेफ्ट ये तीनों ही आपके एक पेमेंट के माध्यम हैं जिनके माध्यम से आप पैसा ट्रांसफ़र करते हो। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, मतलब जो आप पहले से ही भर के दे देते हो कि हर महीने इतने पैसे कट जाने चाहिए किसी भी सर्विसेज के लिए। RTGS और नेफ्ट आप सभी जानते हो। इसमें जो ऑड वन आउट है वो कौन सा है? EMI। EMI कोई पेमेंट प्रोसेस नहीं है, मतलब कोई एक सुविधा नहीं है पेमेंट की। वो क्या है कि अगर आप कुछ पैसा अगर किसी से उधार लेते हो तो उसको पार्ट पेमेंट में देते हो, तो वो जो पार्ट पेमेंट करते हो ना उसको क्या कहा जाता है? EMI। कई बार EMI की फुल फॉर्म पूछी जाती है, वो कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, चाहे वो रेलवे का हो, IB का हो, SSC का हो, चाहे बैंक का हो। EMI की फुल फॉर्म ऐसी है जो हर एक एग्ज़ाम में लगभग पूछी जाती है। आप इसकी फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो आप बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गलत पता होती है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द लेजिस्लेटिव पावर आर वेस्टेड विथ द। भारतीय संविधान के अनुसार जो विधायी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां ये जो लिखा गया है ये भाई किसके साथ निहित है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर बहुत सारे लोग प्राइम मिनिस्टर देते हैं या प्रेसिडेंट देते हैं। इसका सही आंसर कौन सा है? डी वाला, पार्लियामेंट, संसद में निहित है। ओके, आप इस अगर क्वेश्चन को सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको राज्यसभा लोकसभा की वेबसाइट ओपन होगी, तो वहाँ पे आपको ये सीधा सीधा एक लाइन में लिखा हुआ मिल जाएगा कि भाई अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव पावर आर वेस्टेड विथ इन पार्लियामेंट। ओके, आगे बात करते हैं अगले सवाल पे। लिखा है व्हेन अ पर्सन कैन सी ओनली नियर बाई ऑब्जेक्ट द कंडीशन इज कॉल्ड। मतलब अगर कोई व्यक्ति है, मैं केवल पास की चीज़ों को ही देख पा रहा हूँ अच्छे तरीके से, सही तरीके से, लेकिन अगर कोई वस्तु दूर है तो वो मुझे दिख तो रही है लेकिन ब्लर ब्लर दिख रही है, मतलब सही तरीके से नहीं दिख रही, मैं एकदम आइडेंटिफाई नहीं कर सकता क्या है। तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसी जो आँख की कंडीशन होती है उसको क्या कहा जाता है, या फिर जो ऐसी कंडीशन होती है वो कौन सा दोष होता है आपकी आँखों में? तो ज़्यादातर लोग ऐसे समझ लेते हैं कि ये भाई पास की चीज़ दिख रही है तो दूर की नहीं दिख रही, तो दूर दृष्टि दोष होगा, जबकि ऐसा नहीं है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है निकट दृष्टि दोष, और अगर इंग्लिश में कहें तो इसको मायोपिया कहते हैं। मतलब ये निकट दृष्टि दोष कैसे हुआ? क्योंकि जो हमारी आँख होती है, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दूँ, मतलब बहुत अच्छी ड्राइंग तो नहीं है, ऐसे समझो कि ये जैसे हमारी आँख है, ठीक है, इसमें एक हमारा ये लेंस सा ऐसे लगा होता है। ओके, ये मसल्स के द्वारा कनेक्टेड रहता है। अगर कोई रे ऐसे आ रही है तो लेंस इसको क्या करता है? कंसंट्रेट करता है रेटिना पे। ओके, लेकिन अगर यही जो रे है रेटिना पे ना बन करके इसका जो प्रतिबिंब है ये पहले बन जाए, रेटिना से पहले बन जाए, तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। मतलब जो प्रतिबिंब बनना चाहिए था वो बनना चाहिए था किस पे? रेटिना पे, इस पे, लेकिन बन कहाँ पे रहा है? पहले। और अगर यही जो आपका प्रतिबिंब है ये आपका कहाँ पे बने? ये आपका इधर ना बने। अच्छा, इसको करेक्ट करने के लिए कैसा हम लेंस लगाते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ताकि ये जो रेज हैं इनको बाहर कर सके और फिर सही दिशा में वो जा करके सीधे रेटिना पे बने प्रतिबिंब। और अगर ऐसा हो, क्या इस तरीके से देखिए, ऐसे ही बना रहा हूँ मैं आँख। ओके, मान लीजिए ऐसे आँख है, ये आपका लेंस है, और अगर ऐसे ये कंसंट्रेशन का काम ऐसे हो रहा है। ओके, और अभी ये जो आपका प्रतिबिंब है ये रेटिना पे ना बन करके आभासी रूप में समझो कि बाहर बन जा रहा है, मतलब रेटिना से बाहर बन रहा है,
तब इसको क्या कहते हैं, तब इसको क्या कहा जाता है, तब इसको कहा जाता है दूरदृष्टि दोष। ओके, तब ये क्या होता है, दूरदृष्टि दोष, मतलब जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से बाहर बन रहा है। यहाँ से दूर और निकट की बात होती है। तो दूरदृष्टि दोष को हम कैसे करेक्ट करते हैं, हम एक उत्तल लेंस लगाते हैं ताकि कंसंट्रेशन जो है वो और कम हो सके और ये यहीं पे आकर के कटे, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बने, रेटिना पे बने। ओके, एक इसमें और है, देखो लिखा हुआ है एस्टिग्मेटिज्म। इसका मतलब क्या होता है कि जब जो लेंस है, आपकी आंखों का जो लेंस है, उसका जो शेप है वो गड़बड़ा जाए। मतलब वैसे तो यूनिफॉर्म शेप रहता है जैसा रहना चाहिए, लेकिन कहीं से मोटा कहीं से पतला ऐसा हो जाए, शेप अलग अलग हो जाए, तो जो प्रतिबिंब है, ना तो पास की वस्तु आपको साफ दिखाई देती है, ना तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, तो वही क्या कहलाता है, एस्टिग्मेटिज्म। ओके, अगले सवाल में बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कल्टीवेशन इज डिफिकल्ट ऑन अ रेड सॉइल बिकॉज, जो लाल मिट्टी होती है उस पर जो कल्टीवेशन होता है, मतलब जो खेती होती है, वो क्यों उसमें डिफ़िकल्टी आती है, मतलब क्यों डिफ़िकल्टी होती है। एक तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, वो तो ठीक है। इसके अलावा मेन रीज़न क्या है, मेन रीज़न है कि उसमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ना, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी को ग्रहण करने की क्षमता या रोक के रखने की क्षमता, वो बहुत कम होती है। मतलब आप रेड सॉइल में ऐसे डालोगे, कुछ भी अगर लगा रखा है आपने, तो पानी तुरंत बाहर निकल जाता है और पानी रुकता नहीं है। ओके, तो इस वजह से जो कल्टीवेशन है या कृषि है वो क्या है, मुश्किल है रेड सॉइल पे। ओके, अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी फोकसेज ऑन, जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यूएनडीपी का नाम आपने बहुत सुन रखा होगा, और इससे रिलेटेड आपने एक टर्म भी सुन रखा होगा जिसको क्या कहा जाता है, एसडीजी। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है, ये इसी यूएनडीपी से ही रिलेटेड होता है। तो अगर ये भी आपको समझ में आता है तो आप बता सकते हो इसका सही आंसर क्या है। इसका ए वाला सही आंसर है सॉल्यूशन टू ग्लोबल डेवलपमेंट चैलेंजेस, ये इसका सही है। वैश्विक विकास की जो चुनौतियाँ होती हैं इस पे फोकस करता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, किसी दिन इसके बारे में एक डिटेल वीडियो में बात करेंगे, जो इस तरह की यूएन की संस्थाएं हैं, क्या काम करती हैं, कैसे करती हैं। लिखा है द एनुअल अवार्ड ऑफ द गांधी पीस प्राइज इज गिवन टू, गांधी पीस प्राइज के बारे में आपने सुन रखा होगा, गांधी शांति पुरस्कार। ओके, हिंदी में कहते हैं गांधी शांति पुरस्कार। अब इसमें ध्यान रखिएगा, एक होता है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, ये है गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार मतलब महात्मा गांधी से रिलेटेड है। ये कौन देता है, भारत सरकार देती है। भारत सरकार देती है। कितना इसमें अमाउंट मिलता है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे कितना, 1 करोड़ रुपए भाई मिलता है इसमें। मतलब जो भी पुरस्कार ये जीतता है ना, उसको 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। बाकी जो साइटेशन वगैरह मिलता है तो मिलता है, पैसे के रूप में बात करा जाए तो 1 करोड़ रुपए। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि किसको दिया जाता है, किसी एक इंडिविजुअल को, इंस्टीट्यूशंस को केवल, या फिर इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशंस दोनों को दिया जा सकता है, या फिर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है सी वाला, कि ये जो गांधी पीस प्राइज़ है ये किसी इंस्टीट्यूशन या किसी इंडिविजुअल दोनों को दिया जा सकता है, और दोनों को एक साथ भी दिया जा सकता है। मतलब अगर किसी साल में हो तो किसी एक आदमी को भी दिया जा सकता है और उसके साथ साथ ही किसी संस्था को भी दिया जा सकता है। ओके, ध्यान रखिएगा, इसका सी वाला ऑप्शन है। और अभी बात करें 2019-20 में, तो अभी जो इसकी लिमिट 2020 में जो नामांकन होना था इसके लिए, उसकी जो लिमिट है वो कोरोना की वजह से बढ़ा दी गई थी, तो अभी नॉमिनेशन इसका हुआ नहीं। अभी मतलब जो नए पुरस्कार है वो नहीं मिले हैं। अभी जो लेटेस्ट पुरस्कार अभी तक दिए गए वो केवल 2018 तक की लिस्ट है। आप चाहो तो आप इसको पढ़ सकते हैं। 2018 में किसको मिला था, यह हुई सस्कावा को मिला हुआ था, जापान के जो लेप्रेसी मिशन के फाउंडर हैं। ओके, तो उनको दिया गया था 2018 का जो गांधी पुरस्कार है। ओके, गांधी पीस प्राइज़। तो आपको यहाँ से ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये जो पुरस्कार है केवल भारतीयों को नहीं मिलता, और ये ऐसा भी नहीं किसी एक व्यक्ति या एक देश तक ही सीमित है, ये पूरी दुनिया में किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था को दिया जा सकता है। ओके, उसके लिए कुछ भी ऐसी लिमिटेशंस नहीं है कि यहाँ का नहीं होना चाहिए या फिर यहीं का होना चाहिए तो उसको मिलेगा। ओके, अब देखिए अगला सवाल क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिरत्न बिलोंग्स टू, ये जो त्रिरत्न का जो कॉन्सेप्ट है ये कौन से धर्म से बिलोंग करता है। तो त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट आप अगर देखेंगे तो ये बौद्ध धर्म से बिलोंग करता है। तो इसका सही आंसर क्या है, बौद्ध धर्म। अगर आपसे पूछा जाए भाई ये त्रिरत्न का मतलब क्या होता है, त्रिरत्न में क्या क्या लिया जाता है, तो त्रिरत्न में 3 चीज़ें होती हैं। एक होते हैं बुद्ध, दूसरा क्या है त्रिरत्न, वो कहा जाता है धर्म, और तीसरा कौन है, संघ। तो ये 3 त्रिरत्न हैं बौद्ध धर्म में।
त्रिरत्न के रूप में आप देखेंगे जैन धर्म में भी आपको पता चलता है, जिसको रत्न त्रया कहा जाता है, मतलब 3 रत्न, ऐसे ही जैसे इसमें त्रिरत्न है वैसे रत्न त्रया। तो जैन धर्म में जो त्रिरत्न होते हैं उनका मतलब क्या होता है, तो वो क्या होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ओके, ये होते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। अगला सवाल हम देखते हैं क्या है, लिखा है व्हाट इज मेंट बाय स्पेस टूरिज्म। स्पेस टूरिज्म का मतलब क्या है, लिखा हुआ है साइंटिफिक स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस ट्रेवल फॉर लेजर, टूरिंग द वर्ल्ड ओनली बाय फ्लाइट, रीचिंग आउट टू मार्स। तो इसका मतलब क्या है, स्पेस टूरिज्म आप लोगों ने टर्म सुन रखा होगा, और आजकल कंपनियां अब आ रही हैं जो पैसा लेकर के आपको अंतरिक्ष में ले जाएंगी घुमाने के लिए। तो आप समझ लीजिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला, स्पेस ट्रेवल फॉर लेजर। मतलब आप अपने खुशी के लिए, मतलब अपने मन को उत्साहित करने के लिए जब आप स्पेस ट्रेवल करें, पैसा दे करके, भारी भरकम अमाउंट लगता है, उसको दे करके जब आप स्पेस की यात्रा करें, अंतरिक्ष में जाएं, जैसे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, तो एस्ट्रोनॉट्स को तो सरकारें लेके जाती हैं। ओके, अभी आपके पास अगर बहुत सारा पैसा है तो आप स्पेस टूरिज्म कर सकते हैं। अब इस तरह की बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो ये सुविधा दे रही हैं। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो जीके से रिलेटेड थे। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपके लिए बाकी भी लेकर के आता रहूँगा पार्ट वाइज, ताकि आप अगर आईबी एसीआईयू की तैयारी कर रहे हो या फिर आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। और मैं इसके चैप्टर वाइज भी स्टार्ट कर दूँगा, जिसमें जो आपकी साइंस वाली चीज़ें हैं जो कई बार एग्ज़ाम में, कुछ एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं, वो भी मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा कि भाई हर एक चीज़ कैसे काम करती है, क्या किसका काम होता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो पार्ट है ये समझ में आएगा, अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हैव अ नाइस डे एंड बाय।